हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीसेट के लिए 30, 45, 30 स्ट्रेटजी के बारे में, जिसने मुझे ओवर द ईयर कंसिस्टेंट एंड कंफर्टेबल रेंज में स्कोर करने में हेल्प की है। 2024 में मैंने 140 स्कोर किया, 2023 में 94 स्कोर था और माना जा रहा है कि जो 2023 का पेपर है वो सबसे टफेस्ट था और इसमें जो क्वालिफाइंग 67 का स्कोर कर पाना भी बहुत मुश्किल था। इससे पहले 2021 में मैंने 120 स्कोर किया था यूजिंग सेम स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी में हम फोकस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद हमारा अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए और साथ ही जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो कौन से होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि जो 66.67 मार्क्स का क्वालिफाइंग एरिया है वो एस्पिरेंट्स क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, तो हम जो एक एक रीज़न है उसको वन बाय वन देखेंगे। तो पहला रीज़न है अंडर एस्टिमेटिंग द सी सेट, कि या तो आप जो सी सेट की प्रिपरेशन है वो बहुत लेट स्टार्ट करते हो, या फिर आप मानते हो कि सी सेट तो एक जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और इसमें तो हर कोई पास हो जाता है, या फिर पेपर के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं जैसे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या मैथ एंड रीजनिंग, इनमें से आप किसी एक सेक्शन पे बहुत डिपेंडेंट हो रहे हो। दूसरा बड़ा रीज़न है वीक मैथ एंड रीजनिंग, और ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनके बेसिक्स पुअर हो सकते हैं, या उनकी स्पीड स्लो हो सकती है, या एक्यूरेसी का इशू होता है। तो ये वाला भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो जो पूरी पेपर की पेस है वो ख़राब हो जाती है। तीसरा जो बड़ा रीज़न है वो है मिस जजिंग 33%, कि हम जो 66.67 मार्क्स का क्राइटेरिया बोल रहे हैं उसमें स्टूडेंट या तो ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं या अंडर अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओवर अटेम्प्ट करने से उनकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी, और अंडर अटेम्प्ट अगर वो करते हैं तो उस केस में वो जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं उस तक पहुंचने के लिए उनको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए। चौथा रीज़न है वो है एग्ज़ाम प्रेशर एंड पैनिक। देखिए, एक तो ये पेपर क्या होता है, पेपर 1 के बाद होता है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा एग्जॉस्टेड रहते हैं। दूसरा, क्योंकि सी सेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो उस टाइम अगर आप विदाउट स्ट्रेटजी जाते हो, विदाउट अगर आपका एक प्लानिंग के जाते हो, तो उस केस में एग्ज़ाम में पैनिक करना बहुत कॉमन है। और पैनिक मोड की वजह से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं या जो हमें आते हैं वो भी छूट जाते हैं, और हम जनरली ऐसी जगह पे टाइम दे जाते हैं जहाँ जिन क्वेश्चंस पे हमें टाइम नहीं देना चाहिए। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कि मोस्टली या तो हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत टफ सवाल हैं उनके ऊपर टाइम दे रहे हैं, या फिर हम उन सवालों के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं जो ईजी सवाल हैं, जो हमें आते हैं, जो हमारी विद इन रेंज है। अगर उनके ऊपर हम फोकस करेंगे तो हम आराम से एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, जो रीजन 1 और रीजन 2 है ये एग्ज़ाम माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ये जनरली हमारी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है कि या तो हमारी मैथ ही वीक है, या हमारी जो एक अप्रोच है सी सेट को लेके वो डिफरेंट हो सकती है, कि हम उसमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या विदाउट स्ट्रेटजी जा रहे हैं। तो इसको मैं बोलूँगा कि ये हमारा एक लॉन्ग टर्म इशू है। जबकि प्रॉब्लम 3, 4 एंड 5 मुझे लगता है इनको हम पेपर माइंडसेट पे अगर काम करें तो ठीक किया जा सकता है, कि पर्टिकुलर पेपर वाले दिन हम कैसे सोच रहे हैं, उसको हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, या फिर हमारा जो उसको सोल्व करने का तरीका है अगर उसको हम बेटर कर लें तो इन प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, 30, 45, 30 स्ट्रेटजी में हम प्रॉब्लम 3, 4 एंड 5 पे फोकस करेंगे, और प्रॉब्लम 1 और 2 को ओवर शेडो करने की कोशिश करेंगे कि उनसे हमें जो नुकसान हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सके, कैसे हम पेपर माइंडसेट को इम्प्रूव करके एग्ज़ाम माइंडसेट वाली दिक्कत को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक्चुअल में अलग अलग सेक्शन से कितने सवाल आ रहे हैं, और इसके लिए हमने पिछले 5 साल का जो सी सेट का डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में 27 से 28 सवाल आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, रीजनिंग में 15 से 16 सवाल आ रहे हैं, और जबकि मैथ और क्वांट्स में कितने लगभग 36 से 38 सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, इस 30, 45, 30 स्ट्रेटजी में हमारा फोकस क्या होना चाहिए। सबसे पहले पेपर में जाते हुए पहले आधे घंटे में हमारा फोकस होना चाहिए कि जो टफ़ चीज़ है उसको पहले किया जाए। तो जनरली टफ़ क्या होता है, रीजनिंग और मैथ लोगों को टफ़ लगता है क्योंकि इसमें हमें दिमाग का एप्लीकेशन ज़्यादा चाहिए होता है, एक फ्रेश माइंड की ज़रूरत होती है।
तो पहले 30 मिनट में हमें 10 इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं। ये हो सकता है किसी स्टूडेंट की मैथ अच्छी हो, वो मैथ के सवाल पिक कर सकता है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, वो रीजनिंग के सवाल उठा सकता है, या फिर दोनों का मिक्स भी पिक किया जा सकता है। और इजी से क्या मतलब है? इजी हो सकता है कि किसी की लैंग्वेज किसी को सूट कर रही हो, या हो सकता है क्वेश्चन का जो टाइप है वो बहुत नोन हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अल्टीमेटली इजी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको क्वेश्चन को देख के क्या फील आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि इस सवाल को आप कर लोगे, ये तो आपको विद इन रेंज लग रहा है, तो वो वाले सवाल आपको पिक करने हैं। और पहले 30 मिनट में 10 सवाल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क तो नहीं है। अगर हम पूरे पेपर को स्कैन कर रहे हैं, यानी मैथ और रीजनिंग के लगभग 50 सवाल से भी ज़्यादा आ रहे हैं, उनमें से 10 सवाल पिक करने हैं अपने को सिर्फ। तो पहले 30 मिनट के एंड पे आपका गोल है कि 8 से 10 सवाल कर लिए जाएं। इसके बाद आता है सेकंड माइलस्टोन, यानी अगले 45 मिनट में हमें एम करने हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हम लगभग 25 सवाल के आसपास अटेम्प्ट कर लें। देखिए, अगर आपका जीएस का पेपर स्ट्रॉन्ग है और आप तो आपकी एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी डेवलप हो गई है, और अगर आप पीवाईक्यू देख के आए हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करके आए हैं, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सही कर पाना कंपैरेटिवली आसान होता है अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो यहाँ 27 से 28 सवाल आएंगे, उनमें हमें 24 से 25 सवाल के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हमें करना है कि अगले 15 मिनट में आंसर की भर लेनी है। जैसे ही आंसर की भर ली तो हम अब यहाँ लगभग 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट पे पहुँच चुके हैं, और हमारे लगभग 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं। और अगर 35 में आपके इफेक्टिवली 25 से 26 सवाल भी सही होते हैं, उस केस में भी आप कट ऑफ के लगभग आसपास पहुंच चुके हो। तो आपको एक मेंटल सिक्योरिटी आ जाएगी कि मैं सीसेट क्वालिफाई तो कर ही रहा हूं। तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है जनरली कि मेरा सीसेट में क्या होगा, मैं तो सीसेट फेल कर जाऊंगा। तो इस वाली जो थॉट प्रोसेस है, इससे आप ऊपर उठ जाओगे। और जो अगले 30 मिनट हैं उसमें हमें अपना जो सिलेक्शन है उसको और स्ट्रेंथन करना है। यहाँ हमें कोशिश करनी है 5 से 10 और सवाल करने की, जिससे हम सीसेट में एक सिक्योर स्कोर कर पाएँ। अगर मान लो आपने यहाँ 10 सवाल और कर दिए, मिनिमम 5 भी कर दिए, तो आप 40 से 45 सवाल कर चुके होगे। उनमें से 30 सवाल ठीक होने के बहुत हाई चांस है, 90% लोगों के सवाल ठीक हो ही जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द पेपर आपके जो अटेम्प्ट होंगे वो 40 से 45 हो जाएगा, और उस केस में बहुत हाई चांस है कि आपके 30 क्वेश्चंस तो इफेक्टिवली सही हो ही जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से स्ट्रेटजी को समाप्त कर देता हूँ कि जो पहले 30 मिनट हैं वहाँ पे हमें रीजनिंग और मैथ के 10 इजी सवाल उठा के उनको करना है। अगले 45 मिनट में हमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 24 से 25 सवाल करने हैं, और लास्ट के 30 मिनट में फिर से 5 से 10 सवाल रीजनिंग और मैथ के करने हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 3, 4 एंड 5 जो पेपर माइंडसेट से रिलेटेड थे, क्या वो सोल्व हो रही है। तो देखिए, 3 में हमने बोला था कि जनरली हम ओवर और अंडर अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने बोला है कि हमें अटेम्प्ट कितना करना है, 40 से 45 सवाल के आसपास अटेम्प्ट करने हैं। इवन उसमें भी सेक्शनल अटेम्प्ट भी अपने को पता है। प्रॉब्लम 4 थी कि एग्ज़ाम प्रेशर एंड पैनिक की वजह से हमारी एक्यूरेसी ख़राब होती है। तो इसमें क्या है, अगर हम 90 मिनट पे अगर हमारे पास एक सिक्योरिटी आ जाती है कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है और मैंने इनफ अटेम्प्ट कर लिए हैं और इतना तो डिसेंट कर दिया है कि जिससे सिलेक्शन तो श्योर है, तो उस केस में एग्ज़ाम प्रेशर और पैनिक आने के चांस बहुत कम है। और 5वां था कि जिसमें हम पुअर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि हम कुछ टफ क्वेश्चंस को पिक कर ले रहे थे, उन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, ईजी सवाल ही पिक करने हैं, क्योंकि ईजी सवाल पिक करने से ही सिलेक्शन हो जा रहा है। जो 50-52 सवाल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के आ रहे हैं, उनमें से अगर हम 15 से 20 सवाल भी कर ले रहे हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो हमें टफ क्वेश्चंस को पिक करना ही नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ सिंपल ये है कि हमें ईजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और अगर वो कर लेते हैं तो भी हम श्योर सिलेक्शन हो रहा है। और क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो हमें उसी तरीके से सोचना है। और देखिए, सेम स्ट्रेटजी में 2023 में बहुत टफ पेपर आ गया था, उस साल भी मेरे को बहुत काम आई, क्योंकि पेपर एकदम से उसका लेवल रेज हो गया था, तो पैनिक करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए, सीसेट का पेपर टफ नहीं है। सीसेट के पेपर में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइंड सेट है आपका पेपर के टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और होता यही कि आप बहुत रैंडमली जा रहे हो, बिना किसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के वहाँ चले जा रहे हो, तो उस केस में पेपर का नेचर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो आप पैनिक कर जाते हो। आपको लगता है कि यार अब तो ये डूएबल ही नहीं है, तो बहुत टफ हो गया है। क्योंकि जो कट ऑफ है वो भी एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव नहीं है कि भाई पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ कम हो जाएगी, या पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। ये वाला नहीं होता सी सेट में। इसकी वजह से भी सी सेट का पेपर क्या है, कंपैरेटिवली टफ है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ है वो एब्सोल्यूट है। लेकिन हमें भी क्या जाना है, क्योंकि कट ऑफ एब्सोल्यूट है तो एक एब्सोल्यूट स्ट्रेटजी के साथ जाना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सी सेट पेपर। और आप इस चैनल पे मेरे जो बाकी PYQ सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो